नमस्कार दोस्तों, जीएस संधान में आपका स्वागत है। आज हम जीएस 2 में पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत संविधान, संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके सिलेबस में संविधान की विशेषताएं के अंतर्गत शामिल है। कल्पना कीजिए कि किसी देश में एक बहुत अच्छा संविधान लिखा गया है। उसमें मौलिक अधिकार, लोकतंत्र, न्याय, समानता जैसी बातें हैं। लेकिन सरकार संविधान की भावना का सम्मान न करे या सरकार संविधान के अनुसार कार्य न करे और नागरिक संवैधानिक मूल्यों का पालन न करें, तो क्या केवल संविधान लिख देने से लोकतंत्र सफल हो पाएगा? यही प्रश्न हमें संविधान, संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता के बीच अंतर समझने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि संविधानवाद उसकी आत्मा है और संवैधानिक नैतिकता उसका आचरण। इसी क्रम में हम देखेंगे कि संविधान क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, संविधानवाद क्या है, उसके मुख्य तत्व, भारत के संविधान में इसका कहाँ-कहाँ संकेत मिलता है और संविधान और संविधानवाद में अंतर। इसके अलावा संवैधानिक नैतिकता क्या है, भारत के संविधान में इसके प्रमुख तत्व कहाँ-कहाँ दिखाई देते हैं और इससे संबंधित केसेस, महत्व आदि हम देखेंगे। पहला टॉपिक जो है इसमें संविधान। तो संविधान किसी देश का सर्वोच्च विधि या सुप्रीम लॉ होता है, जिसको फंडामेंटल विधि भी कहते हैं। और इसमें राज्य की संरचना, शक्तियाँ, कार्यप्रणाली, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख होता है। भारत के संविधान की बात करें तो ये विश्व का सबसे प्रगतिशील और व्यापक दस्तावेजों में से एक है। इसकी अनूठी विशेषता ये है कि विभिन्न जो वैश्विक संवैधानिक सिद्धांत हैं, उसको भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर हमने अपने संविधान में शामिल किया है। भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें सबसे पहला है, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और आइवर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। आइवर जेनिंग्स के कथन को हम लोग अपने आंसर में कोट करेंगे जहां भी आवश्यकता होगी। ठीक है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग, 12 अनुसूचियां, ये सारी चीजें हैं। इसकी विशालता का कारण क्या है? तो ये पहली बात तो ये है कि इसमें जो वैश्विक संविधान है या विश्व के प्रमुख संविधान है, उससे प्रासंगिक प्रावधानों को लिया गया है, जैसे कि यूएसए से फंडामेंटल राइट, आयरलैंड से डीपीएसपी। भारत की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता है, उसको समाहित करने के क्रम में भी हमारा संविधान बड़ा हो जाता है। ऐतिहासिक प्रभाव अगर देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 का इस पे प्रभाव है, जो कि अपने आप में एक बड़ा डॉक्यूमेंट है। और केंद्र और राज्य का एकल संविधान है, इसकी वजह से भी बड़ा हो जाता है। और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी जैसे प्रमुख प्रावधान का विशद उल्लेख किया गया है। इसकी विशालता का जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि इससे अस्पष्टता और बोधगम्यता आती है। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये भी है कि जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग या लॉयर्स पैराडाइज भी जेनिंग्स ने कहा है। ठीक है। अगली विशेषता ये है कि लचीलापन और कठोरता का समन्वय है। कोई भी संविधान लचीला है या कठोर है, इस बात का निर्धारण इस बात होता है कि संशोधन की प्रक्रिया आसान है या कठिन है। जैसे अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें, तो ब्रिटेन की जो संसद है, वो इतनी शक्तिशाली है कि संविधान में कोई भी बदलाव कर सकती है। वहीं अगर अमेरिकी संविधान की बात करें, तो अमेरिकी संविधान में संशोधन करना तुलनात्मक दृष्टि से अधिक कठोर है। लेकिन भारत भारत का जो संविधान है, ये इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यानी कि हमारा जो संविधान है, उसमें संशोधन करना न तो बहुत आसान है और न ही बहुत कठिन। और संविधान संशोधन की बात अनुच्छेद 368 में की गई है, जिसमें 2 प्रकार से संशोधन का प्रावधान है। पहला ये है कि विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है, यानी उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 और कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक सदस्यों की स्वीकृति चाहिए कोई भी संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में। वहीं कुछ ऐसे विषय होते हैं जो संघीय प्रभाव रखते हैं।
संघीय मुद्दों से संबंधित जो विषय हैं, उसमें संशोधन अगर किया जाएगा, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति हो गई, उसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत तो आवश्यक है ही, इसके अलावा कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति भी ज़रूरी होती है। इसके अलावा संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं, जिनको साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है, जैसे नए राज्यों का गठन। अगली विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया और हमारे संविधान में एकात्मक और संघीय दोनों विशेषताएं मौजूद हैं, जिसके कारण केसी वेयर ने इसे अर्धसंघीय कहा है, यानी क्वासी फेडरल। संघीय विशेषताओं में दोहरी सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार का गठन होता है। शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सारी विशेषताएं संघीय विशेषताएं। अगला है एकात्मक विशेषताएं, इसमें एक सशक्त केंद्र है, केंद्र मजबूत स्थिति में है, एकल संविधान, एकल नागरिकता, केंद्र और राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, ये भी एकात्मक विशेषता है। इसके अलावा जो आपातकालीन प्रावधान है, जैसे 352 के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, या 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, इन मामलों में केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, या कहें कि हमारा जो संघ है वो एकात्मक की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है। अगली जो विशेषता है वो सरकार का संसदीय स्वरूप है। संसदीय स्वरूप में विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित होता है, जिसमें जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो विधायिका में से ही निर्मित होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब कहाँ से सेलेक्ट होते हैं? विधायिका से ही। और जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है। इसके मुख्य तत्व क्या-क्या हैं? वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब है जैसे राष्ट्रपति। शासन राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, निचले सदन का विघटन, ये सारी विशेषताएं संसदीय स्वरूप की हैं। अगली जो विशेषता है संविधान की, वह संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। तो भारत में संसदीय संप्रभुता, जिसमें कि संसद अधिक मजबूत होती है, और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय साधा गया। जैसे अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है और ब्रिटिश में संसदीय संप्रभुता। लेकिन भारत में अगर देखें तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसको न्यायिक समीक्षा का अधिकार है किसी भी कानून, और ये मुख्यतः अनुच्छेद 13 से आता है, यानी जो संसद द्वारा निर्मित कानून को उच्चतम न्यायालय न्यायिक समीक्षा के आधार पे उसकी जांच करता है। ठीक है। और संसद को संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति प्राप्त है। अगली विशेषता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका की एक पदानुक्रमित और एकीकृत व्यवस्था है। इसको हम लोग न्यायपालिका वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। और हमारे देश में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसके लिए कुछ प्रावधान संविधान में किए गए हैं, जैसे कि न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा है और इनका वेतन और अन्य व्यय जो है संचित निधि पर भारित व्यय है, यानी इस पे संसद में मतदान नहीं होता है। न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा पर रोक है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। ये सारी बातें स्वतंत्रता से संबंधित है न्यायपालिका। मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व, मौलिक कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एकल नागरिकता, ये सारी विशेषताएं हैं। त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। अगला टॉपिक इसमें है संविधानवाद। संविधानवाद में मुख्यतः दो बातें आपको याद रखनी है। पहला ये है कि लिमिटेड गवर्नमेंट या सीमित सरकार, संविधान द्वारा सीमित सरकार, और दूसरी चीज है विधि का शासन, यानी सरकार जो है उस संविधान के दायरे में रह के कार्य करेगी, और विधि के शासन यानी कि कानून के द्वारा ही वो शासन करेगी, मनमाने ढंग पे सरकार कार्य नहीं करेगी। इसका उद्देश्य होता है सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोकना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। इससे संबंधित दो विचारकों के कोट्स आप याद रखेंगे। पहले हैं चार्ल्स फ्रेडरिक स्ट्रांग, जिन्होंने बताया कि संविधानवाद का अर्थ है विधि का शासन, विधि के शासन के अधीन सीमित सरकार, वही दो बातें हैं।
और दूसरे हैं कार्ल जे फ्रेडरिक, इनकी पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। इसमें इन्होंने कहा कि संविधानवाद सरकार की शक्तियों पर प्रभावी एवं संस्थागत नियंत्रण की व्यवस्था है। संविधानवाद के मुख्य तत्व क्या-क्या हैं? तो पहला है विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ न्यायविद एवी डाइसी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता, ये सारी बातें होती हैं। अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरा अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है? सीमित सरकार, इसका तत्व अगला जो है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों को सीमित करना है ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो। शक्तियों का पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों को बांटा गया है। जैसे कि विधायिका का कार्य है विधान निर्माण करना, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका देखती है कि कोई भी ऐसा कानून न बनाया जाए जो संविधान के खिलाफ। ठीक है? अगली बात जो इसमें है नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस। जो हमारे 3 स्तंभ है लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये एक दूसरे पे नियंत्रण और संतुलन रखते हैं। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे कि जुडिशरी न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कार्य करती है। राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही रखती है। तो ये सब चेक्स एंड बैलेंसेज। अगली बात इसमें है मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रताएं, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, ये सारी चीजें। भारत के संविधान में संविधानवाद कहाँ-कहाँ दिखाई देता है? तो सबसे पहले जब हम प्रस्तावना को देखते हैं तो इसमें लोक प्रभुता है या पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है? जनता है। भारत के लोग ही सत्ता का स्रोत हैं। न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 13, जिसका अनुच्छेद 13 से न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। मूलभूत ढांचा का सिद्धांत है, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। यानी संविधान को संशोधन करने की शक्ति है, संविधान को नष्ट करने की शक्ति नहीं। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 1978 से पहले, मेनका गांधीवाद से पहले केवल ये माना जाता था कि इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही शामिल है। यानी सरकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। लेकिन इस वाद के बाद इसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी जोड़ दिया गया। यानी सरकार, न्यायालय ये भी देखेगी कि कोई कानून जो जो सरकार द्वारा बनाया गया है, वो न्याय संगत है या नहीं, फेयर है या नहीं और रीज़नेबल है या नहीं। अगर हम देखें तो अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे कि कोई व्यक्ति रात को 10 बजे के बाद अगर निकलेगा बाहर, तो उसे 5 साल की सज़ा हो जाएगी। तो इसमें 2 बातों को न्यायपालिका परखेगा। पहली कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर प्रक्रिया सारी सही है, जैसे संसद द्वारा कानून निर्माण किया गया है और पुलिस जो है या प्रशासन जो है कानून के अंतर्गत ही किसी को गिरफ्तार करता है, तो पहली जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो जाएगी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। लेकिन न्यायालय जब ये देखेगा कि कानून न्याय संगत है या नहीं, फेयर है कि नहीं, तर्कसंगत है कि नहीं, तो इन आधारों पे ये असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। क्योंकि रात 10 बजे के बाद अगर कोई बाहर निकले और 5 साल की सज़ा हो जाए, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये तर्कसंगत बात नहीं है। अंतिम बात है इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण। 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा शक्तियों को स्थानीय स्तर पर बाँटा गया है, जो कि सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है। अब है भारत में संविधानवाद की चुनौतियाँ। एक तो कार्यपालिका का अतिरेक है चुनौती में, सबसे पहली जो चुनौती है कि अध्यादेशों का बार-बार उपयोग किया जाता है और बिना व्यापक बहस के विधेयकों को पारित किया जाता है। ये सारी बातें संविधानवाद के खिलाफ, ठीक? उदाहरण के तौर पे आप 2020 के 3 कृषि कानूनों का ज़िक्र कर सकते हैं। राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण हो जाता है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल या पश्चिम बंगाल में जहाँ-जहाँ विपक्षी की सरकारें होती हैं, वहाँ पे राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच विवाद अक्सर सामने आता है। इससे संबंधित एक केस है सर्वोच्च न्यायालय का नेबाब रेबिया मामला 2016। इसमें न्यायपालिका ने कहा कि राज्यपाल अपनी मर्जी से समानांतर सरकार नहीं चला सकते। अगली बात है इसमें न्यायिक अतिरेक और जवाबदेही की कमी। न्यायपालिका कभी-कभी नीति निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, जिससे शक्तियों का पृथक्करण जो है वो बाधित होता है और संतुलन बिगड़ता है। उदाहरण के लिए कोलिजियम प्रणाली अगर देखा जाए, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। न्यायपालिका खुद ही अपने मतलब जजों की नियुक्ति करती है, इसमें विधायिका या कार्यपालिका को कोई हस्तक्षेप नहीं होता। राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना
सुप्रीम कोर्ट द्वारा, चूँकि राजमार्गों पर शराब की बिक्री होनी चाहिए कि नहीं, ये विधायिका का मामला है, विधायिका इस पे कानून बना के रोक लगा सकती है। लेकिन न्यायपालिका द्वारा रोक लगाना न्यायिक सक्रियता या न्यायिक अतिरेक माना जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग होता है, जैसे ईडी, सीबीआई का विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए उपयोग किया जाना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता की तरह व्यवहार करता है। एक वाद है इसमें, अय्यर कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2007। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधानवाद के तहत लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए सरकार शक्तियों पर सीमाएं होना आवश्यक है। संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है? तो संविधान राज्य के शासन संचालन के लिए मूलभूत नियमों और संस्थाओं को लिखित और लिखित ढांचा है, और ये संविधानवाद क्या है? शासन को सीमित करने और नागरिक स्वतंत्रताओं को की रक्षा करने के लिए एक सिद्धांत है। संविधान कानूनी दस्तावेज है, जबकि संविधानवाद राजनीतिक दार्शनिक विचार है। शासन की संरचना एवं शक्तियों का निर्धारण होता है संविधान में। इस पर सत्ता पर नियंत्रण और मनमानी को रोकने का सिद्धांत है ये। ये सरकार का संगठन कैसे हो उस बारे में है, सरकार को सीमित करता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है? और किसी राज्य में संविधान है, इस बात से ये नहीं निश्चित होगा कि वहाँ पे संविधानवाद भी है। जैसे अगर उत्तर कोरिया में देखें तो उत्तर कोरिया में संविधान तो है, लेकिन सरकार या प्रशासन संविधान के अनुरूप नहीं चलता है, बल्कि जो वहाँ का प्रशासक है या कहें कि सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति या राष्ट्रपति, उसकी मनमर्जी कुछ हद तक चलती है। संविधान डिस्क्रिप्टिव है, जबकि संविधानवाद नॉर्मेटिव है। ये बताता है कि क्या है और ये बताएगा कि कैसा होना चाहिए, ठीक है? अगला टॉपिक इसमें है संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता से यूपीएससी मेंस में 2021 में प्रश्न आया था और 2025 में भी प्रश्न आया, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। अगर हम संवैधानिक नैतिकता की बात करें तो ये संविधान में लिखी बातों को मजबूरी में मानने से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें जो संविधान में जो बातें लिखी गई है, उसको अपने आचरण में उतारना या व्यवहार में उतारने से संबंधित है। जैसे समाज में रहने के लिए कुछ सामाजिक नियम का पालन करना होता है, उसी प्रकार एक लोकतांत्रिक देश में रहने के लिए नागरिक या नेता होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो संवैधानिक नैतिकता से आशय है कि संविधान के मूल्यों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा तथा शासन और नागरिकों द्वारा संविधान की आत्मा के अनुरूप आचरण से है। इस सिद्धांत के जनक हैं जॉर्ज ग्रोथ। इन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता संविधान की प्रक्रियाओं, संस्थाओं और स्वरूपों के प्रति सर्वोच्च सम्मान की भावना है। इसके अलावा प्रताप भानु मेहता का कोट है कि संविधान की बुनियादी कड़ियों को रोजमर्रा के जीवन और राजनीति में लागू करने की आदत को संवैधानिक नैतिकता कहा जाता है। इसके तत्व संविधान में कहाँ-कहाँ दिखाई देते हैं? तो पहला है विधि का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ, जिसके अनुसार संविधान ही सर्वोच्च विधि है, सरकार की शक्तियाँ सीमित है और उन्हें मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमति नहीं है। ठीक? व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबको प्राप्त है। राज्य या समाज का कोई बहुमत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन न सके, इसके लिए अनुच्छेद 19 और 21 में प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक न्याय और समानता की बात की जाती है। संविधान की प्रस्तावना में मूल अधिकार, डीपीएसपी, इन सब के माध्यम से अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन है। जैसे राज्य का कर्तव्य कहाँ पे है? डीपीएसपी में। नागरिकोों के अधिकार मूल अधिकारों में है और नागरिकों के कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के तहत शामिल किए गए हैं। बंधुत्व और बहुलवाद, संवैधानिक नैतिकता हमें समाज में सहिष्णुता और आपसी सम्मान के साथ रहना सिखाती है, ठीक है? संस्थागत स्वायत्तता और नियंत्रण की बात की गई है। ये सारी चीजें संविधान में हैं। अब भारत में संवैधानिक नैतिकता से संबंधित प्रमुख केसेस कौन-कौन से हैं, ये देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद 2018। इसमें न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द कर दिया और इसमें जो प्रावधान था समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखे जाने का, उसको बाहर कर दिया। इसमें दरअसल हुआ ये कि जो संवैधानिक नैतिकता है, यानी समानता, निजता, ये सारी चीजें संवैधानिक नैतिकता में शामिल है। लेकिन जो सामाजिक नैतिकता है, समाज अभी इस स्तर पे तैयार नहीं था कि वो समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर माने या इसको नैतिक माने। लेकिन संविधान में समानता, निजता, ये सारी चीजें शामिल हैं। इसलिए न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता के ऊपर रखा और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। सबरीमाला मामला क्या था? इसमें महिलाओं को मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था
और यहाँ पे 2 अधिकार टकरा रहे थे। एक तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, इसमें प्रबंधन का भी अधिकार है, और महिलाओं के समानता और गरिमा का अधिकार, ये 2 अधिकार टकरा रहे थे। यहाँ पे न्यायालय ने ये माना कि जो पारंपरिक धार्मिक विश्वास है, उसके ऊपर संवैधानिक नैतिकता यानी महिलाओं के समानता और गरिमा को वरीयता दी जानी चाहिए। ये मामला हालाँकि अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सबरीमाला वाला। तो देखते हैं इसमें क्या डिसीजन आता है। जोसेफ साइन बनाम भारत संघवाद में व्यभिचार या एडल्टरी को आईपीसी की धारा 497 से जो संबंधित है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसमें वही लैंगिक समानता को आधार बना के संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा दिया गया। कट्टुपल्ली मामला सायरा बानोवाद 2017, 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। इसमें मुस्लिम महिलाओं के समानता और सम्मान का जो अधिकार है, उसको वरीयता दी गई। जस्टिस के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघवाद 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21 के तहत। संवैधानिक नैतिकता का महत्व क्या है? तो संविधान को जीवंत रखता है, प्रगतिशील व्याख्या करता है बदलते समय के अनुसार, बहुसंख्यवाद पर रोक लगाता है, लोकतंत्र को बहुमत की तानाशाही बनने से रोकता है, अल्पसंख्यकों और हाशिए के लोगों की रक्षा, संस्थागत संतुलन, संविधान के आदर्शों को व्यवहार में उतारना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। सीमाएं और आलोचनाएं क्या हैं? तो अस्पष्ट और व्यक्तिपरक है, संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, या ये शब्द कहें कि संविधान में नहीं है। न्यायिक अतिरेक का खतरा रहता है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कमजोर होता है, जैसा कि हमने देखा था कि न्यायपालिका कई बार कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। सामाजिक नैतिकता के साथ टकराव का खतरा रहता है, लोकतांत्रिक भावना प्रभावित होती है, ये सारे समस्याएं हैं इसके साथ। निष्कर्ष के लिए आप अंबेडकर जी का कोट याद रख सकते हैं, जिसमें कि संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है। इससे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है 2021 में जो पूछा गया, ये आसान प्रश्न है, इसको आप इसी कंटेंट के आधार पर कर लेंगे। इसमें संवैधानिक नैतिकता से ही जुड़ी सारी चीजें पूछी गई हैं। न्यायिक निर्णय बता ही दिया मैंने आपको। दूसरा जो प्रश्न है 2025 वाला, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है। एक तो संवैधानिक नैतिकता है ही, दूसरा इसमें है न्यायिक उत्तरदायित्व या न्यायिक जवाबदेही और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दरअसल 2025 में एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जिनके घर में आग लग गई थी और उसमें ऐसा कहा जाता है कि बड़ी मात्रा में नकदी मिला था उनके घर से। यहीं से न्यायिक जवाबदेही का मामला जो है चर्चा में था, और जब भी न्यायिक जवाबदेही या न्यायिक उत्तरदायित्व की बात होती है, तो इसका टकराव न्यायपालिका की स्वतंत्रता से होता है। और आप देखेंगे कि न्यायिक उत्तरदायित्व, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक नैतिकता, ये आपस में जुड़ते हुए टॉपिक हैं, इसलिए ये प्रश्न 2025 में पूछा था। ठीक है, इसको हम लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक उत्तरदायित्व पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम संविधान सार में इस पूरे टॉपिक को 5 से 6 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। पहला जो था संविधान, किसी देश की सर्वोच्च विधि, सुप्रीम लॉ या फंडामेंटल लॉ। विशेषताएं क्या थी? विश्व का सबसे बड़ा वो विस्तृत संविधान था। जेनिंग्स का कोट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियां। विशालता का कारण क्या है? तो वैश्विक प्रेरणा, भौगोलिक और सांस्कृतिक जो आयाम है। ऐतिहासिक कारण में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जेनिंग्स ने और क्या कहा था? वकीलों का स्वर्ग है। लचीलापन और कठोरता का समन्वय, संशोधन की प्रक्रिया कहाँ पे दी हुई है? 368 में। और साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जाता है। एकात्मक झुकाव के साथ संघीय स्वरूप। अर्धसंघीय कौन कहा है? केसीवियर ने। सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा करती है अनुच्छेद 13 के माध्यम से, और संशोधन किया जाता है संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के माध्यम से। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी बातें इसमें थी। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पंथनिरपेक्ष राज्य, एकल नागरिकता, ये सारी बातें इसमें थी। संविधानवाद की बात करें तो इसका परिचय, इसमें 2 बातें मुख्यतः याद रखनी है, विधि का शासन और सीमित सरकार। कार्ल जे फ्रेडरिक का कथन है कि सरकार की शक्तियों पर प्रभावी व संस्थागत नियंत्रण की व्यवस्था। इसके तत्व क्या क्या थे? विधि का शासन, जिससे कि सरकार मनमानी न करे, उस पर अंकुश रहे। सीमित सरकार, सत्ता का दुरुपयोग ना हो, शक्तियों का पृथक्करण, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। नियंत्रण और संतुलन, मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएं, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, ये सारी बातें संविधानवाद में शामिल थी। संविधान में कहाँ कहाँ पे ये दिखाई देता है? तो प्रस्तावना में लोक प्रभुता, न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13, मूलभूत ढांचा, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता आदि। अनुच्छेद 21 में हमने देखा मेनका गांधीवाद में
प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में शामिल है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन, 73वां 74वां संशोधन। चुनौतियां क्या क्या थी इससे संबंधित? एक तो कार्यपालिका का अतिरेक था, बार-बार अध्यादेशों का प्रयोग, जैसे कि हमने देखा 3 कृषि कानून 2020, राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण, नेबाम रेबिया मामला ये 2016 है, न्यायिक अतिरेक और जवाबदेही की कमी, कोलेजियम प्रणाली, राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे स्टेटमेंट था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, ठीक है। आईआरए आईआर कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। इस वाद में क्या था कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए सरकार की शक्तियों पे क्या होना चाहिए, सीमाएं होना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक था इसमें संवैधानिक नैतिकता। तो संविधान के सिद्धांतों का पालन कौन करे? नागरिक भी करे और प्रशासन भी करे, प्रशासक भी करे। इसके जनक है जॉर्ज ग्रोथ। इनका स्टेटमेंट था कि संविधान की प्रक्रियाओं, संस्थाओं और स्वरूपों के प्रति सर्वोच्च सम्मान की भावना होनी चाहिए। इसमें तत्व क्या है जो संविधान में शामिल है? विधि का शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समानता, डीपीएसपी प्रस्तावना, अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट, बंधुत्व और बहुलवाद हमने देखा कैसे है, संस्थागत स्वायत्तता तथा नियंत्रण, ये सारी बातें तत्व में शामिल है। न्यायिक निर्णय की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण था नवतेज सिंह जौहर वाद 2018, जिसमें आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। सबरीमाला वाद 2018, जोसेफ साइन वाद, आईपीसी की धारा 497 असंवैधानिक। कट्टुपल्ली मामला या साया बानो वाद 2017 में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद 2017 निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। महत्व देखा जाए तो इसका प्रगतिशील बनाता है संविधान को, बहुसंख्यवाद पर रोक लगाता है, वंचितों की रक्षा करता है और आदर्शों को व्यवहार में उतारता है। इसकी सीमाएं क्या हैं? अस्पष्ट और व्यक्तिपरक है, न्यायिक अतिरेक का मामला आता है, सामाजिक नैतिकता से टकराव होता है और अंत में निष्कर्ष के रूप में अम्बेडकर जी का कोट था कि ये स्वाभाविक भावना नहीं है बल्कि विकसित करना पड़ता है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो कि हमारे चैनल पे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।